Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic offline methods of teaching. सो UGC नेट JRF मैनेजमेंट पेपर 2 का सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं. अगर आपको वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट वाइज, वहाँ जाके आप देख सकते हैं. पेपर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस किया है, लर्निंग के रिगार्डिंग डिस्कस किया है. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, कि किस तरीके से विदाउट इंटरनेट टीचिंग की जा सकती है. उसके कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूजली अडॉप्ट किए जाते हैं. जो ऑनलाइन टीचिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर कब हुई है? आफ्टर कोविड-19. बट मेजर पार्ट जो टीचिंग का है या एजुकेशन का है वो क्या कवर करता है? ऑफलाइन मेथड्स. सो ऑफलाइन मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं? ऑफलाइन मेथड कौन से मेथड हैं जिसके अंदर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है. जो भी सीख रहा है लर्नर और टीचर दोनों को फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है. दोनों वहाँ प्रेजेंट होंगे, उनका इंटरेक्शन होगा और तब टीचिंग की जाती है. वो हमारे ऑफलाइन मेथड होते हैं. सो ऑफलाइन मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड सबसे कॉमन और वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट मेथड है जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है. जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है कि आपकी क्लासेस लगती हैं और 1 बाय 1 टीचर आते हैं और आपको पढ़ाते हैं. सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे होते हैं कि आपके लेक्चर्स लगते हैं और प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं. तो वो आपका क्या है? लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड में क्या होता है कि एक ड्यूरेशन फिक्स होती है कि कितने टाइम इंटरवल के लिए पढ़ाया जाएगा, और सब्जेक्ट फिक्स्ड होता है जिसके अंदर जो भी प्रोफेसर है या टीचर है वो पहले से सोच के आता है कि उन्हें आज क्या डिस्कस करना है. सो ये क्या है? वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड की बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है और टीचर सेंटर्ड मेथड है. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम 2 तरीके से मेथड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होते हैं टीचर सेंटर्ड और एक होते हैं लर्नर सेंटर्ड. टीचर सेंटर्ड क्या होते हैं? जिसके अंदर टीचर का रोल डोमिनेंट होता है. और लर्नर सेंटर्ड क्या होते हैं? जिसके अंदर स्टूडेंट्स का रोल डोमिनेंट होता है. तो जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि लेक्चर में के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कितनी देर पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाना है, वो सब टीचर डिसाइड करता है. तो ये टीचर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है. फॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कि सब कुछ फॉर्मलाइजेशन की तरफ होता है. इनफॉर्मल थिंग्स इसमें नहीं होती. टीचर को अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है कि वो चीज़ उन्हें पूरी करानी है. स्टूडेंट के साथ इतना इंटरेक्शन उनका नहीं होता. गुड टीचिंग ट्रेट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज ये टीचर सेंटर्ड है, यानी कि टीचर अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. और फिर भी आप चाहते हो कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टीचर के अंदर अच्छे ट्रेड्स होने चाहिए, अच्छे टीचिंग ट्रेड्स हों. अच्छे टीचिंग ट्रेड्स का मतलब क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. जो भी वो बता रहे हैं, जिस भी वे में बता रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करके बताएं सो दैट जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उसे समझ सके. अब लेक्चर मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं कि ये टाइम सेविंग है स्टूडेंट्स के लिए. बिकॉज ये टीचर सेंटर्ड है तो क्लास के अंदर क्या होगा, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा और टीचर क्या करेगा, उसे जो पढ़ाना है वो पढ़ा के चले जाएंगे. तो वो स्टूडेंट्स का टाइम कैसे सेव करते हैं कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होंगी. अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों तो एक ही टॉपिक को डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. बट अगर लेक्चर मेथड है तो वो प्लान्ड होता है कि एक लेक्चर में क्या कराया जाएगा और वो चीज़ फुलफिल की ही जाती है. इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, कि अगर स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो तभी की तभी क्लैरिफाई हो सकता है बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन है. एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर, लेक्चर मेथड क्या करता है? कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है स्टूडेंट्स के. वो कैसे? बिकॉज नॉलेज जो वो गेन करते हैं उन्हें वो क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं. और एज वेल एज डाउट वो आस्क कर सकते हैं कि अगर उन्हें कोई डाउट हो रहा है, कोई इशू है, तो वो उसे पूछ सकते हैं. तो वो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है. डिसएडवांटेजेस क्या है लेक्चर मेथड की? फर्स्ट इज़ बोरिंग, क्योंकि वो इतना उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है. बिकॉज ये ज़्यादा डोमिनेंट रोल किसका मानता है? टीचर का मानता है. स्टूडेंट का सेकेंडरी रोल इसके अंदर होता है. तो ज़्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है? टीचर प्ले कर रहा है. तो अगर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होंगे तो ऐसा है कि लगातार एक टीचर बोले जा रहा है और एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए होता है, इसीलिए ये बोरिंग हो जाता है. वन साइडेड है बिकॉज टीचर का मेन रोल प्ले कर रहा है, टीचर आके पढ़ा के जा रहा है, ज़्यादा रोल उसी की साइड है, तो वन साइडेड मेथड हो जाता है. नॉन रिटेंशन ऑफ कंटेंट, कि लेक्चर मेथड में डिफिकल्टी क्या आती है कि 50-50 मिनट के 60-60 मिनट के लेक्चर होते हैं. तो उसमें 1 घंटे में टीचर ने क्या पढ़ाया वो हर चीज़ को रिटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. कंटेंट को रिटेंशन करने में डिफ़िकल्टी आती है.
इग्नोर लर्नर साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी जो लर्नर की है उसे इग्नोर किया जाता है। एज ये टीचर सेंटर्ड है तो लर्नर क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। अब हर एक स्टूडेंट एक जैसा तो नहीं होता, कोई ऐसा होता है कि जो मैक्सिमम 30 मिनट तक ही कंसंट्रेट कर सकता है, उसके बाद उन्हें कोई ब्रेक चाहिए। कोई ऐसा भी हो सकता है जो 1 घंटे 2 घंटे तक कंसंट्रेशन कर सकता है। किसी को चीज़ें बहुत जल्दी समझ आती हैं, किन्हीं को चीज़ें बहुत लेट समझ आती हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन के बाद समझ आती हैं। तो जो कस्टमर, जो मीन्स आपके डिफरेंट सप्लायर्स हैं, या फिर जो आपके डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो गेन कर रहे हैं, सप्लाई कौन करता है, टीचर कर रहा है। तो अगर टीचर अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, किस तरीके के स्टूडेंट हैं, किस बेस पे उन्हें सप्लाई करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि वो क्या कर सके, गेन कर सके, अगर वैसे नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर टीचर ये सोचता है कि मुझे 50 मिनट का लेक्चर देना है और वो इस साइकोलॉजी को कि लर्नर कैसे हैं उसे इग्नोर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट उसे नहीं समझ पाएंगे। अगर टीचर ने ये कंसीडर किया कि भाई स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स एक दिन में 1 या 2 टॉपिक ही कर सकते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक हैं तो हमें बीच में ब्रेक भी देना चाहिए। साइकोलॉजी को अगर कंसीडर किया जाता है तभी हम इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, बट इसके अंदर साइकोलॉजी को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दैट्स वाई ये इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। नो प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि ये कंप्लीटली क्या है, एक तरीके से फीडिंग होती है ना, स्पून फीडिंग, कि लेक्चर मेथड में क्या होता है कि सब कुछ टीचर कराए, और क्या सोचा जाता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो एम्प्टी वेसल्स हैं, उनके अंदर वो खाली है ना, जैसे उनके एम्प्टी वेसल का मतलब क्या है कि खाली चीज़ को भरना। तो स्टूडेंट्स क्या है, वो उनका इमेज एक तरीके से एम्प्टी स्पेस पे है और उनके अंदर इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट लर्निंग को ये प्रमोट नहीं करते, जो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट लर्निंग होती है वही इसके अंदर आती है। सेकेंड मेथड है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड का क्या मतलब है कि जो टीचिंग होगी वो एक इंडिविजुअल करने की बजाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल करेंगे। एक ही क्लास को जब 2 या 3 टीचर इकट्ठा एक ही टाइम पे पढ़ाते हैं उसे हम बोलते हैं टीम टीचिंग, कि एक टीम में टीच करना। तो 2 और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ लार्ज ग्रुप इज टीम टीचिंग, कि एक क्लास को समझाने में, उन्हें पढ़ाने में, देन उनके टेस्ट लेके उन्हें इवेल्युएट करने में जब 2 या उससे ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं टीम टीचिंग मेथड। अब टीम टीचिंग मेथड की एडवांटेजेस क्या हो जाती हैं कि ये बेटर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। कैसे? बिकॉज एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उस टीचर के पास जो नॉलेज है, जो ओपिनियन है, वो आपको वो शेयर करेगा। दो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो दोनों टीचर के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, वो दोनों चीज़ें आपको शेयर होंगी। तो आपके पास वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज आएगी ना, ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज टीचर से आप पढ़ोगे। तो आपके लिए क्या एडवांटेजेस है कि बेस्ट फैसिलिटी आपको मिलेगी। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग, कि जितने भी टीचर्स हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। क्वालिटी टीचिंग होगी। क्वालिटी टीचिंग कैसे? कि अगर एक क्लास को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक फाइनेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा है और दूसरा मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगी, तो उनके लिए क्या होगा, वो इम्प्रूवमेंट होगा। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट यूज़फुल फॉर एवरी सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट में ये यूज़फुल नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है या फिर जो एनालिटिकल सब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स है, अगर इसके अंदर 2 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर पहले टीचर ने जिस मेथड से कराया और दूसरे टीचर ने अगर किसी और मेथड से कराया तो स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा मेथड सही है। तो किसी किसी सब्जेक्ट में ही अप्लाई हो सकता है, हर सब्जेक्ट में हम टीम टीचिंग को यूज़ नहीं कर सकते। मोर टाइम एंड एफर्ट्स इन स्केड्यूलिंग। सिंपल सी बात है कि अगर एक टीचर स्केड्यूल कर रहा है अपनी क्लास को कि उन्हें क्या चीज़ें पढ़ानी है, तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि आज उसे क्या टॉपिक कराना है, क्या नहीं। बट अगर उसके माइंड में ये आ जाए कि उसको किसी और के साथ डिस्कस करके फिर ये फाइनल करना है कि उन्हें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा कि दोनों डिस्कस करेंगे और दोनों का एक ओपिनियन पे रेडी होना कि आज यही टॉपिक कराया जाएगा, इतनी ही देर कराया जाएगा, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड, कि जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके लिए एक्सपेंस क्रिएट करेगा। एक तो एक क्लास को एक टीचर पढ़ा रहा है, एक क्लास को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उन्हें ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा टीचर्स उनके लिए रिक्वायर्ड होंगे। फाइंडिंग कॉम्पिटेंट टीचर्स इज़ अ बिग टास्क, कि अच्छे टीचर्स हमें चाहिए होते हैं। टीम टीचिंग तभी इफेक्टिव है जब दोनों हमारे टीचर क्या हों, एक्सपर्टाइज हों, अच्छे हों, तभी तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेटर नॉलेज मिल सकेगी। अब पहले से एक टीचर था जिसे मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ाता था और उसे बेसिक नॉलेज ही थी, अब दूसरा नया टीचर आ गया, उसे बेसिक नॉलेज भी नहीं है, अब वो चाहे दोनों मिलके पढ़ाए और उनके साथ एक और आ जाए, डिफरेंस कोई नहीं पड़ेगा। तो अगर अच्छे टीचर्स होंगे तभी इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, और अच्छे टीचर्स को ढूंढना जो कॉम्पिटिटिव हो उनको भी, वो भी डिफ़िकल्टी है।
देन नेक्स्ट इज डायलॉग टीचिंग। डायलॉग टीचिंग क्या है? ये सिंपल टीचिंग का मतलब क्या है? जिसमें कन्वर्सेट करके टीच किया जाता है, यानी कि एक डायलॉग एक तरीके से बोला जाता है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग होती है और टीचिंग होती है, वो हमारी होती है डायलॉग टीचिंग। इन दिस इंटरेक्शन इज डन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि ये किस चीज़ पे बेस है कि टीचर कुछ बोल के बता रहा है, कोई ना कोई डायलॉग स्पीक कर रहा है कुछ ना कुछ, उस बेस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है? डायलॉग टीचिंग। और ये किसने दी थी? रॉबिन अलेक्जेंडर ने, जिसने किस चीज़ पे फोकस किया था? पावर ऑफ टॉक, कि अगर हम बात भी करते हैं तो जो इंसान सुन रहा है, जो लिसन कर रहा है, वो हमारी बातों से भी सीखता है। तो ये एक पावर है, ये एक इफेक्टिव मेजर है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, कि कम्युनिकेशन से भी टीचिंग की जा सकती है। इट इंक्लूड यूजिंग ट्यूटोरियल्स और ग्रुप डिस्कशन मेथड्स। नेक्स्ट इज जिग्सो मेथड्स ऑफ टीचिंग। जिग्सो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? जैसे जो हम जिग्सो पजल प्ले करते हैं उसी तरीके से ये है कि जिग्सो मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जैसे क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर के पास 5 टॉपिक है, तो वो क्या करेगा? 30 स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर देगा। हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, या फिर जो भी हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स हम लेके चलते हैं 30, उनके पास टॉपिक कितने हैं? 5। तो उन्होंने कितने ग्रुप बनाने हैं? ऐसे ग्रुप बनाने हैं कि हर ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स हों। तो हर ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स हों तो 30 से हम कितने ग्रुप बना सकते हैं? 6। तो 6 ग्रुप बन गए और हर ग्रुप के अंदर क्या है? 5 मेंबर्स हैं। अब टीचर क्या करेगा? हर एक ग्रुप के अंदर जो अलग अलग 5 मेंबर्स हैं, सबको अलग अलग टॉपिक अलॉट करेगा। जैसे ये 30 स्टूडेंट्स थे, उससे हमने क्या किए? 6 ग्रुप बना दिए, 1 2 3 4 5 6, और हर एक ग्रुप के अंदर क्या है? 5-5 मेंबर्स हैं। इन 5 मेंबर्स को अलग अलग टॉपिक असाइन होगा। जो टोटल उनके पास 5 टॉपिक थे, हर ग्रुप मेंबर को अलग अलग टॉपिक असाइन होगा। इसका मतलब इसके अंदर सबके पास अलग टॉपिक है, देन सेकंड ग्रुप के अंदर सबके पास अलग टॉपिक है, थर्ड ग्रुप में सबके पास अलग टॉपिक है, बट ओवरऑल देखें तो हर ग्रुप के पास सेम टॉपिक है। तो फर्स्ट ग्रुप है जिसके 5 स्टूडेंट्स हैं, उसके पास मान लो एक स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन टॉपिक है, तो सेकंड ग्रुप में भी किसी के पास कम्युनिकेशन टॉपिक होगा, थर्ड के पास भी होगा, फोर्थ के पास भी होगा, और फिफ्थ के पास भी होगा, सिक्स्थ के पास भी होगा। तो जिग्सो मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले जो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उन्हें इस तरीके से डिवाइड करना होता है कि जितने आपके टॉपिक हैं उतने ही स्टूडेंट हर ग्रुप के अंदर हों। फिर सबको एक एक टॉपिक असाइन करके जो ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग ग्रुप में जिनके पास सेम टॉपिक है, उन्हें आगे बुलाया जाता है और वो उस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ रखते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं। जैसे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कम्युनिकेशन का टॉपिक मिला है, हर ग्रुप के अंदर वो आगे आएंगे, अपने अपने व्यू पॉइंट को रखेंगे, सब उन्हें सुनेंगे, देन वो उसके अंदर अगर आपने मीन्स आपको कम्युनिकेशन के बारे में जितना पता था उतना ठीक है, दूसरे ग्रुप में जो मेंबर्स था उसने जो कम्युनिकेशन के बारे में बोला और आपको नहीं पता था तो आप उसे भी ऐड ऑन कर लोगे, उसकी भी लर्निंग करोगे। वो हमारा क्या होता है? जिग्सो मेथड ऑफ टीचिंग। सो जिग्सो मेथड में क्या किया जाता है कि अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, हर ग्रुप के अंदर उतने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जितने हमारे पास टॉपिक हैं। हर स्टूडेंट्स को क्या दे दिया जाता है? ग्रुप के जो मेंबर्स हैं सबके पास अलग अलग टॉपिक होगा, और देन जिनके पास सेम टॉपिक है वो आके डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे टीचिंग होगी। देन डिस्कशन मेथड क्या है, जिसको हम JD भी बोल देते हैं, ग्रुप डिस्कशन मेथड, यानी कि इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे, सभी इन्वॉल्व होंगे और उसके बेस पे वो रिजल्ट या फिर टीचिंग की जाएगी। जैसे कुछ भी समझाने के लिए कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं कि सीधा मीन्स अपने वाइट बोर्ड पे स्टार्ट हो जाते हैं कि उन्हें आज एडवांटेजेस करानी है, बैरियर्स कराने हैं, और कुछ ऐसे क्या होते हैं कि स्टोरी टेलिंग करते हैं, किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करते हैं कि वो इनिशिएट लें और वो भी इन्वॉल्व हों। तो डिस्कशन मेथड क्या होता है? जिसके अंदर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे टीचिंग की जाएगी। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। ओरिएंटेशन की सबसे पहले ये बताना कि किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, जैसे कि हम बोलें कि ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, उस पर डिस्कशन हो। देन एंगेजमेंट यानी कि एक्चुअल में डिस्कशन होना। ओरिएंटेशन में टॉपिक दिया जाता है, एंगेजमेंट में डिस्कशन होता है, एंड डीब्रीफ का मतलब क्या है? उस डिस्कशन के कंक्लूजन को बोलना, कि टीचर फिर फाइनली बोलेगा कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी लोगों ने व्यू रखे हैं उसके बेस पे ये कंक्लूड किया जाता है कि ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बायलेटरल कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लर्निंग है ये, कि बायलेटरल होता है, बायलेटरल यानी कि दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन का, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और टीचर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो एक्टिव लर्निंग है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करेंगे, अपने व्यू पॉइंट को रखेंगे, तो उनके अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी।
अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप डिस्कशन नहीं कर सकते। अब टीचर कोई नया टॉपिक पढ़ाने आने वाला था जो स्टूडेंट्स ने पहले कभी सुना ही नहीं, अब उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो डिस्कशन क्या करेंगे। तो प्रायर नॉलेज होनी ज़रूरी है। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस सी बात है कि डिस्कशन होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रेलिवेंट टॉपिक हैं या फिर रिलेटिव टॉपिक हैं सिर्फ उन्हीं पर डिस्कशन हो सकता है। जिन टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स अवेयर ही नहीं है उनके बारे में डिस्कशन करना डिफ़िकल्ट है। या फिर सेंसिटिव टॉपिक्स हों जैसे कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, तो हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप क्या करते हो, डिस्कशन को अडॉप्ट नहीं करते हो। नॉट यूजफुल फॉर शाई एंड इंट्रोवर्ट लर्नर्स, कि कई ऐसे होते हैं उन्हें आता होता है बट वो फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो थोड़ा शाई फील करते हैं, तो उनके लिए ग्रुप डिस्कशन इतना यूजफुल नहीं है बिकॉज उन्हें आता भी होगा फिर भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या है कि आप डेमो देते हो। डेमो का मतलब क्या है, जैसे आपने साइंस में देखा होगा कि आपके टीचर्स अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन सिखा रहे हैं तो वो उस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाते हैं, आपको डेमो करके दिखाते हैं, तो वो आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एग्जाम्पल प्रोवाइड करके, एक्सपेरिमेंट्स करके जब आपको टीच किया जाता है वो आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। और इसमें क्या होती है, ज़्यादा मीन्स इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हमारा गोल ऑफ टीचिंग होता है। जैसे स्टूडेंट्स के अंदर साइंस लैब जो होता है, साइंस लैब क्यों बनाया जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए कि कौन से केमिकल को किस केमिकल के साथ मिक्स करके क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें बनती हैं, ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं, ताकि एक क्लियर पिक्चर माइंड में बिल्ड हो सके स्टूडेंट्स के कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, कौन सा केमिकल किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, प्रैक्टिकल लर्निंग में हेल्प करती है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली है, बिकॉज अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसे वर्क करने के लिए कॉस्ट आएगी, और वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे आपके टीचर हैं वही आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स को वो ऑप्शन देंगे कि आओ और आप हर एक केमिकल को मिक्स करके देखो और टीच करके देखो। देन रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड का मतलब क्या है, ड्रामेटाइजेशन किया जाता है कि स्टूडेंट्स को क्या दे दिए जाते हैं, रोल दे दिए जाते हैं और उन्हें वो रोल प्ले करने होते हैं। जैसे अगर आपको क्या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उनको आप क्या कर सकते हो, एक पर्सन को, एक स्टूडेंट्स को आप मैनेजर का रोल दे सकते हो, एक को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दे सकते हो, एक को आप CEO का दे सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का दे सकते हो, एक को जर्नल मैनेजर्स का, कुछ को वर्कर्स का दे सकते हो, कुछ को लेबर्स का दे सकते हो, और उसके बिहेव पे बोलते हो कि इन बेसिस पे अब आप बिहेव करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो और ये सब आपके रोल हैं, कोई दिक्कत आ रही है, काम हो रहा है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, किस तरीके से डील करोगे। सो प्रैक्टिकली उन्हें रियल लाइफ में एक्ट करके जब सीखा जाता है उसे हम बोलते हैं रोल प्ले मेथड। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको किसी का रोल प्ले करना हो और इस तरीके से सीखना हो तो आपके लिए वो ज़्यादा एनकरेजिंग और इंटरेस्टिंग होता है और बेटर आपको फीडबैक मिलता है। बट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज पहले रोल को असाइन करना, देन प्रिपेयर करना और उसके बाद परफॉर्म करना, और रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगी, एज वेल एज कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम रोल प्ले के थ्रू नहीं दिखा सकते, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी होती हैं जिसको रोल प्ले के थ्रू नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट हमारा है सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन का मेथड का मतलब क्या है, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करके, मीन्स सिमिलर एनवायरनमेंट, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट नहीं, वही एनवायरनमेंट नहीं, वैसा एक और एनवायरनमेंट क्रिएट करके जब आप टीच करते हो वो हमारा होता है सिमुलेशन। जैसे जो पायलट बनते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि उन्हें प्लेन दे दिया जाता है सीखने के लिए, उनके लिए क्या किया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो ये फील करें कि वो एक्चुअल में एक प्लेन को उड़ा रहे हैं, ताकि वो सीख सके कि उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। सो सिमुलेशन मेथड का मतलब क्या है, वैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो रियल एनवायरनमेंट से मैच करे, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं, उन्हें टीच किया जा सके। ये क्या है, इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इकोनॉमिकल है। जैसे जो पायलट हैं, अगर उनको हम प्लेन देंगे और उसके थ्रू वो सीखेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सीडेंट्स होंगे, तो एक्सीडेंट्स में उनकी लाइफ भी जा सकती है, एज वेल एज ह्यूज लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि एक प्लेन की कॉस्ट भी बिलियंस में आ जाती है, मिलियंस में आ जाती है। सो हाई इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग, और शुरू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट कैसे, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, बट ये लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट है, क्योंकि एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो
तो आप कितने ही नंबर ऑफ लर्नर्स को क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो। केस स्टडी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, तो केस स्टडी मेथड क्या कहता है, जिसके अंदर लर्नर्स को एक केस स्टडी दे दी जाती है। कोई भी ऐसे जैसे ऐसा कोई लो रहा हो, किसी के ऊपर किन्हीं के बीच में कोई दो केसेस रहे हों कि इन दोनों पर्सनस ने किस तरीके से फाइट की और किस तरीके से कौन जीता, कैसे जीता, उन सब चीज़ों के ऊपर केस स्टडी करना हमारा क्या है, केस स्टडी मेथड, जिसकी हेल्प से हम बेटर और डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसको हम सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किन्हीं दो लोगों का केस मान लो सजेस्ट किया कि इन दोनों लोगों के बीच में लॉ में केस चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में केस चल रहा था और कौन जीता, तो इसके बेस पे सबका अलग ओपिनियन हो सकता है। किसी को लग सकता है कि दूसरा पर्सन सही था, किसी को लग सकता है कि पहला पर्सन सही था। तो इसको हम जर्नलाइज नहीं कर सकते, कि अप्लाई नहीं कर सकते कि यही एक करेक्ट आंसर है। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, डीप डाउन डिटेल डिस्कशन करना। मान लो 5-6 मेंबर्स हैं, अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ लेके आने हो सकते हैं। जितने आइडियाज़ वो ला सकते हैं उतने आइडियाज़ लेके आए, हर एक आइडिया पे डीप डिस्कशन किया जाता है ताकि बेस्ट रिजल्ट बाहर आ सके। उसके थ्रू लर्निंग को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग लर्निंग। और इसमें क्या किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया जाता है कि क्रिटिसिज्म नहीं करना है, वो इसके अंदर अलाउड नहीं है कि अगर कोई कैसा भी आइडिया लेके आए उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो क्रिटिसिज्म इसके अंदर नहीं किया जाता। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।